किस तरह से सोसाइटी में रहने वाले लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं अपनी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। आपको बता दें हमारी इस खास पेशकश के दौरान मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी सौरभ और साथ ही साथ मौजूद रहेंगे लीगल एक्सपर्ट मनोज जी भी। इनसे हम लगातार चर्चा करेंगे और जानेंगे उन तमाम पहलुओं को जिनका सीधा सरोकार है आपसे। बहरहाल शुरुआत करते हैं अपनी खास पेशकश की। प्रॉपर्टी सेलर और बायर के बीच अर्नेस्ट मनी को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है अहम फैसला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सेलर को अर्नेस्ट मनी जब्त करने के आदेश दे दिए हैं अगर अचल संपत्ति खरीदने वाला बायर सेलर से डील को रद्द करता है और करार के मुताबिक वक्त पर पैसे नहीं चुकाता है। अगर आपने हाल ही में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और अपने सेलर को अर्नेस्ट मनी यानी बयाना देने के बाद आपका मन बदलता है या फिर आप किसी और वजह से डील रद्द करना चाहते हैं, तो अब से सेलर को अर्नेस्ट मनी जब्त करने का पूरा अधिकार होगा। जी हां, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है एक अहम फैसला। अचल संपत्ति के सौदे के वक्त पर लिए जाने वाले अर्नेस्ट मनी को प्रॉपर्टी का मालिक उन हालातों में जब्त कर सकता है जब करार के मुताबिक बायर बाद में बाकी बकाया पैसा ना दे। साथ ही अचल संपत्ति की रजिस्ट्री टाइम पर नहीं हो पाती है, तब भी सेलर को ये अधिकार होगा कि वो अर्नेस्ट मनी के पैसे बायर को वापस ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए ये आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सेलर बयाने के रूप में एडवांस पैसे में से न्यूनतम राशि ही जब्त कर सकता है, पूरी एडवांस राशि नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर सेलर की वजह से सौदे में देरी होती है तो बायर एडवांस राशि का दोगुना रकम पाने का हकदार है, लेकिन इसका जिक्र कॉन्ट्रैक्ट में लिखित होना चाहिए। अगर आप कोई डील करते हैं और आप हाई कोर्ट का फैसला सोचकर ये डील रद्द करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त एग्रीमेंट क्लॉज को ध्यान से पढ़ लें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। कैमरामैन फैजल के साथ सौरभ सानी, समाचार प्लस। जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट मनोज जी और साथ ही साथ मेरे सहयोगी सौरभ सानी भी। सबसे पहले रुख करेंगे हमारे लीगल एक्सपर्ट मनोज जी का। मनोज जी, आपने स्टोरी को देखा और समझा भी किस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आने वाले दिनों में सेलर जो है अर्नेस्ट मनी को जब्त कर सकता है। क्या आप मानते हैं कि इसके लिए जो करारनामा है अब वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसमें अब किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा? देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया लॉ ले डाउन नहीं किया है जी। ये लॉ जो है ये बहुत पुराना है, बल्कि कोई एक नया फैसला आया है जिससे रीअफर्म हुआ है इस लॉ को। ये लॉ यही है कि देखिए, एक होती है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होता है, एग्रीमेंट में होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी हुई हैं, अनलेस वो बातें किसी स्टैट्यूटरी लॉ के को उल्लंघन करती है, उसको वायलेट करती है जी, या किसी और कारण से वो वॉइड ना हो, तो दोनों पार्टीज को, चाहे वो सेलर हो या बायर हो, उनको बिल्कुल अक्षरशः उसको पालन करना पड़ेगा। उन ऑब्लिगेशंस को, दोनों के अपने अपने ऑब्लिगेशंस होते हैं, सेलर के और बायर के जी, दोनों को अपने अपने ऑब्लिगेशंस को पूर्णतः कंप्लाई करना पड़ेगा जी। और जो नहीं करता है वो ब्रीच में होता है, और जो ब्रीच में होता है तो जो बायर होते हैं वो पहले उनका कोई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है। वो अर्नेस्ट मनी का मतलब है कि वो एक आपके परफॉर्मेंस का एक गारंटी है। देसी भाषा बयाना भी कहते हैं। हाँ, उसको एडवांस भी कहते हैं। एडवांस उसको, जिसको बयाना आप बोल रहे हैं उसको एडवांस कहते हैं लीगल टर्म्स में जी। मगर अर्नेस्ट मनी का मतलब ये होता है कि अर्नेस्ट मनी वो पैसा है जो आपने दिया है एज गारंटी फॉर योर परफॉर्मेंस। मतलब अगर आप उसको, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी प्रोविजन को आप ब्रीच करेंगे तो वो अर्नेस्ट मनी फॉरफिट हो सकता है। तो ये कोई नया कोई फैसला नहीं आया है, ये हमेशा से यही फैसला था, बल्कि हाँ एक रीअफर्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सो अब सबके सामने ये फैसला है। लेकिन मनोज जी, इसमें हाई कोर्ट का एक फैसला आया था कि जो आप एडवांस मनी देंगे या जितना भी अमाउंट आप उस टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से दे चुके होंगे, मान लीजिए लास्ट तक उनकी डील हुई, उन्होंने एडवांस मनी दिया और उनका टाइम पीरियड हुआ कि 1.5 से 2 महीने के अंदर उन्होंने पूरा अमाउंट पे करना है,
लेकिन उस पेमेंट के बीच में 50-60% तक पेमेंट कर चुका है और किसी वजह से जो बायर है वो बैकआउट कर जाता है। तो उसमें हाई कोर्ट का डिसीजन था जिसमें काफी न्यूज़पेपर्स में भी छपा था, तो उसमें यह आया था कि फॉरफिट कर सकता है कुछ परसेंटेज, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें कुछ परसेंट कर सकता है, लेकिन सेलर अब टोटल अमाउंट जो एडवांस अमाउंट है वो सारा फॉरफिट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें ये लगता है कि जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग को कम करने की वजह से कह रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो एंड यूजर है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि मैं बैकआउट करूं। ये ब्रोकर्स और जो डीलर्स हैं जो एडवांस देके प्रॉपर्टी उठाते हैं, उन चीजों को रोकने के लिए, ट्रेडिंग रोकने के लिए ये चीजें पे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बनाई गई होंगी। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई नई स्ट्रिक्टनेस बनाई गई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर से मैं उस बात को रिपीट करूंगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी अगर अपने होशो हवास में साइन करते हैं तो उसका पालन करना आपके लिए बिल्कुल ही एसेंशियल है। आप उससे बिल्कुल हट नहीं सकते हैं। और मैं यही कहा कि अगर कभी ऐसा हो जाए जब आप ये साबित कर सको कि ये क्लॉज अनरीजनेबल था, मैंने इसको अंडर ड्यूरेस साइन किया था वगैरह वगैरह, कुछ बहुत सारे डिफेंस लिए जा सकते हैं, मगर वो डिफेंस अगर नहीं है आपके पास, इन यूजुअल कंडीशंस में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आपको उसको फॉलो करना है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मैं इतना अमाउंट फॉरफिट कर लूंगा तो उतना अमाउंट वो फॉरफिट कर लेगा और कोर्ट उसको बाध्य, मतलब उसको प्रोहिबिट नहीं करेगी, उसको बल्कि उसको सही करार करेगी। समाचार प्लस के दर्शकों के लिए आप जानना चाहेंगे कि जो अब आने वाले टाइम में सेलर्स हैं या बायर्स हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो कौन कौन से लूप होल्स होते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिसको लेकर अक्सर विवाद होते हैं करारनामे के वक्त जब साइन होते हैं उस पर, और तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं? हाँ, जनरली ऐसा होता है कि जो अग्रीमेंट बिल्डर्स बनाते हैं वो वन साइडेड होते हैं। बिल्कुल उनके क्लॉजेस को अगर पढ़ा जाए और प्राय ये होता है कि बायर्स कभी वो अग्रीमेंट पढ़ते नहीं है, शायद उनको पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता। आप वहां जाते हो, वहां पर आप साइन कर देते हो सिंपली, और इतने सारे सिग्नेचर करने होते हैं कि सिग्नेचर करते करते ही आप थक जाते हो, पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लोगों को लीगल टर्म्स भी नहीं पता होते, लीगल टर्म्स भी नहीं पता होता है उनको। आप कॉपी भी पहले कोई एडवांस में नहीं दी जाती कि आप उसको पढ़ो, समझो, उसको साइन करो। तो ये सारे बहुत ही अनरीजनेबल और वन साइडेड होते हैं। उसमें बहुत सारे क्लॉज हैं, जैसे अगर वो तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अगर आप डिले कर रहे हो, या फॉरफीचर का क्लॉज लगाते हैं। मगर अगर उनके साइड से डिले हो तो बराबर का ये नहीं होता है। उनके साइड से डिले अगर हो रहा है तो जो अमाउंट वो पे करेंगे एज लिक्विडेटेड डैमेज वो बहुत कम होता है। मगर आप अगर डिले कर रहे हो एज बायर तो जो इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा होता है। और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस उन्होंने लगा के रखते हैं अपने अग्रीमेंट में जिससे कि आप कोर्ट में भी बहुत जाकर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में भी कहा है कि अगर सेलर जो है वो बायर से शर्तों का उल्लंघन करता है तो फिर जो अर्नेस्ट मनी है उसका डबल देना पड़ेगा वापस। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस केस में, किसी एक केस में, किसी और केस में कुछ और भी फर्क भी हो सकता है। मगर ऐसे क्लॉजेज होने चाहिए अग्रीमेंट में। अगर अग्रीमेंट में ऐसे हैं तो कोई दिक्कत की बात जी। आदमी रीसेल करने जा रहा है या रीसेल का फ्लैट खरीदने जा रहा, तो उन्हें कुछ 2-3 क्लॉज क्या ध्यान में रखने चाहिए जो वो जरूर डलवाएं उस एग्रीमेंट में? रीसेल मतलब अगर वो बायर से, बिल्डर से सीधे डायरेक्ट खरीद रहा है, अगर वो सीधे क्लाइंट टू क्लाइंट, बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और परचेज करते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेस पे, तो उनमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन बेसिक होनी चाहिए जो स्ट्रांग उनका वो रहे उसमें? एक तो सबसे बड़ी चीज है कि टर्मिनेशन क्लॉज देखना बहुत जरूरी है कि आप किस कंडीशन में टर्मिनेट कर सकते हो, दोनों साइड। बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्डर्स अपने टर्मिनेशन क्लॉज रखे रहते हैं कि हम टर्मिनेट कर देंगे विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के हम टर्मिनेट कर देंगे, और आपके ऊपर टर्मिनेट करने का शायद कोई क्लॉज भी नहीं दिया रहता है, तो आप टर्मिनेट वहां से कर ही नहीं सकते हो। अगर डिले भी हो रहा है तो आप डिले को आप चुपचाप सहते रहो। और इंटरेस्ट का जहां भी बात है वो भी देखना होगा कि डिले पर इंटरेस्ट वगैरह क्या चीज है, क्या वो कर रहे हैं, तो और आपको क्या डिले पर क्या इंटरेस्ट देना है। अगर उनके तरफ से डिले होता है तो वो क्या पेनल्टी भरेंगे। इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ने की चीज है और जानने की चीज है। और क्या उनके स्पेसिफिकेशंस थे, क्या वो उससे कोई, जैसे बहुत बार एरिया का डिस्प्यूट होता है, वो एरिया में बहुत बार गुमराह करते हैं बिल्डर्स बायर्स को, कारपेट एरिया क्या है, फ्लोर एरिया क्या है। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, जैसे एग्रीमेंट होता है, अगर एग्रीमेंट में बायर और सेलर, किसी जो बायर है उसने लोन के बेसिस पे एग्रीमेंट करा, ठीक है, उसने 20% अमाउंट करा दिया, उसको 80% लोन कराना है। अगर
लोन नहीं हो पाता उसका, तो इस तरीके भी कुछ क्लॉज उसे एग्रीमेंट में डलवाने चाहिए बायर सेलर से एग्रीमेंट कराते हुए कि भाई अगर मेरा लोन नहीं हो पाता तो मेरा जो टोटल अमाउंट है वो मैं वापस ले लूंगा। हाँ, ऐसा होना चाहिए, मगर अभी तक तो ऐसा होता नहीं है। वैसे डलवा सकते हैं हम, ऐसा डलवा सकते हैं, मगर अब सवाल ये है कि एज बायर एक अकेला बायर जाता है तो उसके पास जो नेगोशिएशन पावर है वो होता नहीं है जी। अगर ग्रुप में आप जाएंगे और कुछ या कोई ऐसी एसोसिएशन बने जो उनके बिहाफ में काम करे, तब जाके इन सारी बातें हो सकती हैं। जैसा आपने डीएलएफ के केस में भी देखा होगा कि डीएलएफ के ऊपर कंपटीशन कमीशन ने इसीलिए इतना जुर्माना दिया। चलिए मनोज जी, अगर बिल्डर की ना बात करें, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मैं और आप एक फ्लैट खरीद रहे हैं, आपका फ्लैट है मैं खरीद रहा हूं, तो मुझे किन किन बातों का एग्रीमेंट में ध्यान रखना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस का? हाँ, तो अगर आप एक दूसरे से फ्लैट खरीद रहे हैं तो फिर सारी बातें, इन सारी चीजों को ध्यान देना है कि आप पेमेंट कब करेंगे, पेमेंट के क्या टर्म्स हैं। जैसे आप 2-3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं या एक बार में ही पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते समय रजिस्ट्रेशन कब होगा, रजिस्ट्रेशन का कौन चार्ज देगा और स्टैम्प ड्यूटी कौन देगा, और सबसे बड़ी बातें यही सारी होती हैं। पहले बहुत बार जनरली ऐसा होना चाहिए, अगर एक बार में नहीं हो रहा है, वन शॉट में अगर आप पेमेंट नहीं हो रही है, तो ऐसा होना चाहिए कि आप एडवांस देते समय एक एग्रीमेंट करें और एग्रीमेंट में सारे टर्म्स लिखे जाने चाहिए कि आगे कैसे फर्दर पेमेंट दिया जाएगा और कब ये डील क्लोज होगा, और क्लोज होने के समय क्या क्या आपके ऑब्लिगेशंस हैं और दोनों पार्टी के क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ये सारे बहुत क्लियरली स्पेसिफाई हो जाने चाहिए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। तो मतलब कुल मिला के बात कहें तो वो टर्म्स एंड कंडीशन में कितना टाइम मिल रहा है, कितना अमाउंट वो पे कर रहा है, कितने टाइम पीरियड में वो अमाउंट पे करेगा, अगर उसका लोन नहीं हो पाता तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखे एग्रीमेंट में। हाँ, लोन की बात तो अभी तक कोई एग्रीमेंट में नहीं होती है। जनरली क्या होता है कि लोग ज्यादातर मिडिल क्लास आदमी जो फ्लैट खरीदता है वो हर किसी के पास ब्लैक नहीं होता, ज्यादातर लोग बैंक के बेसिस पे ही लोन कराते हैं, तो एक ये क्लॉज हो जाए तो जो बायर सेलर होता है उनको दिक्कत नहीं आएगी। ये सब चीजें आती ही तभी हैं। नहीं, आपकी बात सही है, मगर मैंने आज तक कोई भी क्लॉज, चाहे वो बिल्डर के साथ हो या एक इंडिविजुअल दो पार्टीज कर रहे हैं, कभी मैंने ऐसा कोई क्लॉज देखा नहीं जहां पर कि लोन की बात आती है कि लोन अगर ना हो तो क्या हो। तो मतलब ऐसा कुछ क्लॉज हम बनवा क्लॉज तो आप जरूर बनवा सकते हैं, डलवा तो सकते हैं ना जरूर। देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बायर अपने आप को सेफ फील करे उसमें। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का यही मतलब है कि दो पार्टीज क्या चीज चाहते हैं। अगर दोनों पार्टीज के बीच में समझौता है, कंसेंट है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि सौरभ, हमारे सहयोगी सौरभ सानी ने जो पॉइंट्स उठाए हैं और लीगल एक्सपर्ट मनोज जी ने जवाब दिए हैं, उसके तहत समाचार प्लस के जो तमाम दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं उनको अपने कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और आने वाले वक्त में जब भी सेलर और बायर के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उस पर आप विशेष ध्यान दें, कमियां तो नहीं है जो आपके लिए आने वाले दिनों में दिक्कतें पैदा कर दें। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारे सहयोगी और मेहमान जो है लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं, आगे भी चर्चा जारी रहेगी।